10th का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आप लोग ध्यान से अगर जो इसको समझिएगा तो 90% हिस्ट्री का बात जो है एकदम दिमाग में याद हो जाता है। कुछ कुछ बात ही होता है हिस्ट्री में जो लिखना होता है, नहीं तो अगर जो बच्चा हिस्ट्री पढ़ने पर अच्छा से ध्यान देता है क्लास में तो उसका 90% प्रॉब्लम जो है क्लास में ही सॉल्व हो जाता है। तो क्लास 10th हिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक बच्चों है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप कहाँ है? तो ये पहले दुनिया का नक्शा में हम लोग यूरोप को खोजते हैं। ये दुनिया के नक्शा में ये वाला जो देश है इसका नाम है उत्तर अमेरिका। ये वाला देश है उत्तर अमेरिका, पहला महादेश। और ये है दूसरा महादेश जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद ये तीसरा महादेश है, इसका नाम है यूरोप। और ये है चौथा महादेश, ये तीसरा महादेश है इसका नाम है अफ्रीका। ये चौथा महादेश है जो यूरोप है। और हम लोग कहानी इसी यूरोप का शुरू करेंगे। ये हमारा एशिया है, हमारा एशिया में हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है। उसके बाद देखते हैं तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। तो हम लोग कहानी चलेंगे ये यूरोप का। यूरोप दुनिया में जो है ऊपर में ये यूरोप महादेश है, अफ्रीका के ऊपर में और एशिया के बगल में। हाँ, अगर जो किसी गांव में जाए और उस गांव के 10 आदमी से हमको जान पहचान हो तो उस गांव में हमको घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी टाइप से अगर जो हम किसी चैप्टर में यूरोप का कहानी चल रहे हैं तो यूरोप में उस समय जो 10 मेन देश था, 10 में तो 5, इसका नाम याद रखना और मैप पे याद रखना ये देश कहाँ है ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग आते हैं इसमें देखते हैं अगला में। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश है तो देखते हैं कुछ कुछ देश का नाम। ये जो देश है इसका नाम है पुर्तगाल। इस देश का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यही का रहने वाला है। और उसके बाद ये बगल वाला देश है स्पेन। स्पेन के बगल में ये है फ्रांस। फ्रांस के बगल में ये जर्मनी है। जर्मनी के बगल में ये इटली है। और इटली के बगल में यहाँ पे एक देश उस समय था, इसका नाम था ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के इस साइड में देश है, उसका नाम है रूस। लोग इसके नीचे में एक और देश का नाम याद रख लेते हैं। यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है यूनान। यूनान, क्योंकि हम यूनान का भी कहानी चलेंगे। तो यूरोप में ये पुर्तगाल हुआ, ये स्पेन हुआ, ये फ्रांस हुआ, ये इटली हुआ, ये जर्मनी हुआ, ये ऑस्ट्रिया हुआ और ये यूनान हुआ। तो हम लोग यूरोप का कहानी चल रहे हैं और यूरोप के कुछ देशों का नाम हमको पता चल गया है। और उस समय सबसे पहला हाईफाई देश फ्रांस था। इस बात को याद रखना है, ये अपने आप को हाईफाई समझता था। हाईफाई बताओ। और इन सभी देशों ने राष्ट्रवाद के नाम पे दुनिया में बहुत झगड़ा किया। अपने ही देशों के लोग को, अपने ही पड़ोसियों को, अपने ही आसपास के देशों के लोग को राष्ट्रवाद के नाम पर उस पर कब्जा किया, अत्याचार किया, मारा पीटा। और अभी यही सब देश अपने आप को मॉडर्न मानता है और ये सब देश अपने आप को दुनिया में मानवता का के लिए आवाज उठाने वाला देश ये सब कहता है। हमारे भारत में कुछ होता है तो ये सब देश का तुरंत प्रतिक्रिया आ जाता है कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। दिमाग दे देता है हमको कि भारत में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। और तुमको जान के आश्चर्य होगा जितना जनसंख्या इस सब का नहीं है उतना अकेले भारत का जनसंख्या है। तो ये सब देश हम लोग को नहीं सिखाए। खैर, हम लोग में चैप्टर है तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के लिए प्रेम की भावना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के लिए प्रेम की भावना और जिस भावना के तहत एक परिवेश में रहने वाले लोग के बीच में एकता बढ़ती है, इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अब मान लो तू भारत का रहने वाला है और तू दुनिया के अलग देश में गया और वहां तुमको भारतीय एक मिला
भले तुम उसको जानो या नहीं जानो, लेकिन अगर जो जब तुमसे मिलेगा, बात करेगा, तो अपनापन का फील आएगा। क्यों? क्योंकि तुम भी भारत से है और वह भी भारत से है, इसीलिए अपनापन का फील आता है। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके अंदर किसी विशेष सामाजिक भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में एकता की भावना बढ़ती है राष्ट्रवाद से। अब राष्ट्र क्या होता है? तो फ्रांसीसी दार्शनिक रेनन के अनुसार राष्ट्र एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। अब रेनन जी कहते हैं राष्ट्र जो होता है कि लंबे प्रयास और त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। तुमको क्वेश्चन आएगा कि किसने कहा कि राष्ट्र एक लंबे प्रयास और त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है, तो वह हो जाएगा रेनन में। तो आगे आते हैं राष्ट्र, हम लोग चैप्टर देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद अगर जो हम लोग देखें तो सबसे पहला देश यूरोप में फ्रांस, और फ्रांस के बारे में ऐसा कहा जाता था कि फ्रांस अगर जो छीके तो पूरा यूरोप को सर्दी हो जाता है। मतलब फ्रांस छीका तो इसके छींक में इतना पावर कि पूरा यूरोप को सर्दी हो जाता था। और इसका मतलब यह है कि फ्रांस में जो होगा आसपास के देश में के लोग उसका फॉलो करेंगे। फ्रांस में अगर जो एक राजा पिटा गया तो आसपास के देश का लोग कब राजा को पीट देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और लोग बोलेगा कि आप जो है जिम्मेदार हो जाओ, आप जग जाओ, देखो फ्रांस में राजा पीटा गया है, इधर भी राजा को पीट देना है। मतलब फ्रांस में जो होगा उसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ता था, पूरे यूरोप में होता था। क्यों? फ्रांस जो है उस समय सबसे ज्यादा ताकतवर देश था। और फ्रांस में एक राजा था, उस राजा का नाम था लुई 14वां। लुई 14वां, लुई 14वां। और इसका कहना था कि मैं ही राज्य हूं और मेरा सब बात कानून है। मतलब इस जो बोला वो कानून। मान लो इसके पास में इसका दरबारी सब एक आदमी को पकड़ के लाया और बोला कि महाराज ये देखिए ये चोर है, और ये 200 रुपया चुरा लिया एक आदमी के पॉकेट से। तो ये राजा बोलेगा इसको फांसी पे चढ़ा दो, फांसी पे लटका दो। और अगर जो दूसरा सैनिक एक डकैत को लेके आया और बोला महाराज इससे पूरा 10 गांव तबाह था, ये महा डकैत, इसको क्या किया जाए, इसको तो 4 बार फांसी पे लटकाया जाए। तो राजा बोलेगा बिल्कुल नहीं, इसको क्या करो, इसको माला पहनाओ और पूरा फ्रांस में घुमाओ ढोल बाजा के साथ। तू बोलने गया महाराज ऐसा का है, जो 200 रुपया चुराया उसको फांसी टांग दिए, जिससे 5 गांव तबाह था उसको माला पहना के घुमा रहे हैं। तो बोलेगा इसको पहले फांसी पे चढ़ाओ। तो ऐसा मेंटलिटी था लुई 14वां का। और इसका बेटा हुआ लुई 15वां। लुई 15वां एक काम किया, लुई 15वां, और लुई 15वां एक काम किया कि अपने फ्रांस के राजधानी पेरिस से कुछ दूर एक महल बनाया, और उस महल का नाम था वर्साय पैलेस। वर्साय पैलेस, वर्साय पैलेस इतना भव्य महल था कि इस महल को बनवाने से लुई 15वां को 2 फायदा हुआ। पहला फायदा, लुई 15वां जो लुई 14वां के बाद राजा बना था, उन्होंने क्या किया, अपने सभी दरबारी को इस महल में बुला लिया, जनता से मतलब छोड़ दिया, जनता भूखे मर रहा है इससे इसको कोई मतलब नहीं, अपना दरबारी को बुला लिया। और दूसरा, इस महल का भव्यता जो है पूरा यूरोप में फैला। आवाज जा रहा है ना जी? तो इस महल का भव्यता जो है पूरा यूरोप में फैला, पूरा यूरोप में एक चर्चा हो गया, ओह फ्रांस में एक ऐसा महल बना है जो दुनिया के किसी देश में ऐसा महल नहीं है, इतना भव्य फ्रांस का राजा महल बनाया। और दूसरा बात, जितना भी दरबारी था सबको अपना वहां पे बैठा लिया। और ये राजा बड़ा खतरनाक था लुई 15वां। इसका मानना था शराब
सवाब, कबाब, शिकार, ये राजा इसी में बिजी रहता था। इसका कहना था शराब, दारू पिएंगे, कबाब, टंगड़ी तोड़ेंगे, सवाब, महिलाएं सब हमको दारू देगी पीने के लिए और हम मातेंगे। और उसके बाद शिकार, शिकार का मतलब जो है हम जाएंगे जंगल में शिकार उकार करेंगे। तो ये राजा यही काम करने के चक्कर में रहता था, जिसके कारण से इसका जनता तरस था और इससे परेशान हो गया था। फिर भी किसी तरह से राज चल रहा था, जनता तो परेशान था ही। इसके बाद एक भयंकर घटना घटित हुई इसके समय में, और वह घटना था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, और सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ। और सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ। और यह युद्ध इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच में हुआ। और इस युद्ध में फ्रांस हार गया और इंग्लैंड जीत गया। फ्रांस हारा सप्तवर्षीय युद्ध में। इसका कारण था कि इंग्लैंड का साथ दिया था एक देश, उसका नाम था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नाम का देश जो है सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड का साथ दिया था, जिसके कारण से फ्रांस हार गया। और इसके समय में ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और फ्रांस हारा, तो जनता को ये घटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी जनता किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया। लुई 15वां का शासनकाल किसी तरह से खत्म हुआ। इसका बेटा राजा बना लुई 16वां। और लुई 16वां ऐसा राज्य का राजा बन रहा है जिसका खजाना खाली है। क्यों? क्योंकि इसका बाप जो है महल बनाने में इतना पैसा खर्चा कर दिया सवाब कबाब शिकार करने के चक्कर में कि बेचारा का खजाना खाली है। और इसके बाप का भी दादा का भी सबका बदला जो है अब जनता इससे निकालेगा। जनता ने क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद, यूरोप का राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही था। अब एक टर्म समझो, पुनर्जागरण। यूरोप का लोग जो है पहले अपना दिमाग नहीं लगाता था। यूरोप में इटली नाम के देश में रोम नामक शहर में एक पोप रहते थे, अभी भी रहते हैं। और यूरोप के लोग वही पोप का बात मानता था। पोप अपने आप को धरती पर का भगवान घोषित करके रखता था कि हम छठ का भगवान है यहाँ का, और मेरा बात ही भगवान का बात है, मेरा बात मानो। और पोप किसी कभी बोल दिया कि फलना गली में 10 बजे भूत आता है, आदमी 6 बजे से जाना बंद, 2 घंटा पहले ही, 4 घंटा पहले ही वो बोला भूत सही है माता हो। ऐसा आदमी का कहना था, पोप को इतना मानता था। लेकिन बाद में कुछ पोप के बातों का खंडन हुआ। पोप बोलता था दुनिया चपटी है। लेकिन जब यूरोप से दार्शनिक निकलकर पूरा दुनिया का चक्कर लगा के फिर से यूरोप आया और बताया कि नहीं दुनिया गोल है, तब जो है इस सब बात पोप के बातों का खंडन किया और आदमी अपना दिमाग लगाया और जगा। इसी चीज को पुनर्जागरण कहा गया। और फ्रांसीसी क्रांति में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, परंतु महत्वपूर्ण कारण यह था कि मध्यम वर्ग के लोग फ्रांस के राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उस समय के लेखक, विचारक, दार्शनिक सभी मध्यम वर्ग के थे। इसी वर्ग ने क्रांति का नेतृत्व किया। 1789 ईस्वी से 1815 तक शासन रहा, मध्यम वर्ग के लोगों का अधिकार रहा। मतलब मध्यम वर्ग के लोग जो है इन लुई 16वां से बहुत ज्यादा नाराज था। और इसका जो बाप था लुई 15वां, इन्होंने क्या किया कि अपना बेटा लुई 16वां का शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, जिसका नाम था मेरी अंतोइनेट, लुई 16वां का शादी हो गया मेरी अंतोइनेट से। मेरी अंतोइनेट ऑस्ट्रिया की रानी थी। अंतोइनेट से जो है इसका शादी हो गया लुई 16वां का, जिसके कारण से जनता और भड़क गया। जनता का मानना था कि सप्तवर्षीय युद्ध में जो फ्रांस हारा
तो इंग्लैंड का साथ ऑस्ट्रिया दिया और राजा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी को हमारी रानी बना रहा है, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। तुम किसी भी देश का रानी ले आओ, किसी भी देश से लड़की ले आओ, ऑस्ट्रिया से शादी नहीं करना है, ऑस्ट्रिया से कोई संबंध नहीं बनाना है। इस ऐसा मानना था जनता का, लेकिन राजा सोचता था, राजा अपना मन से चलता था और अपना बेटा का शादी करा दिया ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी अंतोइनेट से, जिससे जनता नाराज हो गया। और ये अंतोइनेट राजकुमारी भी बहुत खतरनाक थी। ये दिन में 15 बार कपड़ा बदलती थी और उसके बाद में अलग अलग समय के लिए इसके पास में अलग अलग आभूषण था, अलग अलग जेवर था। और दूसरा बात, ये शराब भी बहुत ज्यादा पीती थी, जुआ भी खेलती थी, जिसके कारण से जनता सब और ज्यादा नाराज था। एक बार फ्रांस में जनता सब रोटी मांगने के लिए इसके पास में गया, महारानी रोटी दे दीजिए हमको। और ये बोली कि रोटी लेके क्या करेगा, रोटी से अच्छा है कि तुमको ब्रेड खाना चाहिए। अब बताओ, जिस जनता को रोटी नहीं मिल रहा है वो जनता ब्रेड कहां से खाएगा। और मेरी अंतोइनेट इतना अमीर बाप की लड़की थी कि इसको पता ही नहीं था कि जनता का गरीबी भी कोई चीज होता है और जनता भूख से भी कभी तरस सकता है, जिसके कारण से जनता के दिल में इस रानी के प्रति नफरत की भावना आ गया, नफरत भर गया। और जनता सब एकजुट होके इस राजा को गिलोटीन पे इसका सर दिया और ऊपर से गिलोटीन को गिरा दिया। सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया और बाद में रानी को भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया। बाद में रानी को भी गिलोटीन पे चढ़ा दिया, रानी को भी मार दिया। और यह घटना जो है 1789 में हुआ था और इस घटना को फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति में जनता सब एकजुट होकर फ्रांस के राजा लुई 16वां को गिलोटीन पे चढ़ा के मार दिया और बाद में उसकी रानी को भी मार दिया। और इस घटना को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है।